दोस्तों ये देखिए क्लियर स्काइज और मेरे पीछे ये तपतपाती धूप। ये मई और जून का महीना नहीं है, ये है मिड जनवरी जब हमारे ऑल्टीट्यूड में 8000 फीट का हमारा ऑल्टीट्यूड है। हमारे यहाँ इस टाइम बर्फ पड़ी रहती थी, 2 ढाई फीट की बर्फ पड़ी रहती थी। आज ये स्थिति है कि यहाँ पे बर्फ का तो बिल्कुल भी नामो-निशान नहीं है। यहाँ पे 3 महीने लगभग 3 महीने बल्कि 3 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया है कि यहाँ पे बिल्कुल एक बारिश की बूँद भी नहीं गिरी है। और अगर आप ज़मीन को देखेंगे कहीं पे भी तो आप देखेंगे इसमें बड़े-बड़े क्रैक्स आ चुकी है गर्मी की वजह से और ज़मीन बिल्कुल ही सूखी पड़ी है। आप कितना भी गहरा खोद लो, आपको नमी देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगी। 1 फीट तक भी आप खोदेंगे तो नमी आपको देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ इस भयंकर सूखे से पहले स्थिति बिल्कुल ही अलग थी। यहाँ पे उस टाइम इस सूखे से पहले बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। बारिश इतनी पड़ रही थी जुलाई ऑनवर्ड, जुलाई, अगस्त, सितंबर इतनी पड़ रही थी कि जगह-जगह लैंडस्लाइड्स हो रहे थे। बगीचे में भी बहुत सारी फंगल डिजीज़ेज़ हुई ह्यूमिडिटी की वजह से, ज़्यादा बारिश की वजह से। तो पहले 3-4 महीने तक लगातार बारिश और अब लगातार 3-4 महीने तक ये सूखा, जहाँ बर्फ भी ना पड़े विंटर्स में। तो दोस्तों इसको अगर हम क्लाइमेट चेंज नहीं बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे? शहरों में अगर बारिश ना पड़े तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। लोग फिर भी अपनी एसी गाड़ी में, अपने ऑफ़िस में, लिफ्ट में जाके, अपने एसी केबिन में बैठ के हर महीने उन्हें पेचेक तो मिलेगा ही मिलेगा। उनको बारिश से राहत मिलती है गर्मी से। लेकिन हम लोग जो बागवान हैं, जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, हमारा तो लाइवलीहुड ही छिन जाएगा अगर बारिश नहीं पड़ेगी और अगर बर्फ़ नहीं पड़ेगी। तो स्नो की प्रेडिक्शन कि स्नो कब पड़ेगी, यहाँ पे अपने मेट डिपार्टमेंट्स और जो वेदर ऐप्स है, ये लगातार करे आ रहे हैं और मेरे ख्याल से ये भी बिल्कुल कन्फ्यूज़्ड है बिकॉज़ पहले इन्होंने प्रेडिक्शन की थी बर्फ़ शायद न्यू ईयर के आस-पास पड़ेगी, फिर उन्होंने प्रेडिक्शन की कि नहीं 2nd के आस-पास पड़ेगी, फिर उन्होंने बोला कि नहीं अब 10th को पड़ेगी। लेकिन यहाँ बर्फ़ तो कहाँ है, यहाँ पे बारिश की एक बूँद भी नहीं पड़ी है और अभी भी आसमान बिल्कुल साफ़ है, नीला है और कहीं बादल भी नहीं हैं और गर्मी है, सूखा है। लेकिन अगर ये ऐसा चलता रहा तो इन फ्रूट्स की चिलिंग रिक्वायरमेंट्स जो बहुत ज़रूरी होती है फ्रूट प्रोडक्शन के लिए, वो पूरी नहीं हो पाएगी। अब हम यहाँ थोड़े हाई ऑल्टीट्यूड पे है, 8000 फीट पे है और हमारे यहाँ पे रात के टाइम थोड़ी चिलिंग हो जाती है, ठंड पड़ जाती है। लेकिन जो लोअर ऑल्टीट्यूड के फार्मर्स हैं, जिनका फार्म 6000 फीट से नीचे है, उनकी रिक्वायरमेंट शायद चिलिंग की पूरी ना हो। और आजकल क्या हो रहा है कि डेस्परेशन में वो फार्मर्स अपने स्प्रिंकलर्स और फॉगर्स आजकल ऑन कर रहे हैं इस डेस्परेशन में कि कैसे वो अपनी चिलिंग रिक्वायरमेंट्स पूरी करें। और ये जो प्रैक्टिस है ये बिल्कुल ही रिस्की है क्योंकि आजकल डोर्मेंट स्टेज में आपके पेड़ों के ऊपर नमी रहेगी, नमी से आपकी तरह तरह की डिजीजेस फैल सकती है और इससे चिलिंग रिक्वायरमेंट, आइस फॉर्मेशन से चिलिंग रिक्वायरमेंट आपकी पूरी नहीं होती है। ये फॉगर्स और स्प्रिंकलर्स आप तब ऑन करते हैं, फ्रॉस्ट के लिए ऑन करते हैं, फ्रॉस्ट प्रोटेक्शन के लिए ऑन करते हैं क्योंकि आइस फॉर्मेशन में लेटेंट हीट रिलीज होती है। उसमें जो आपके जो बड्स होते हैं, उसको प्रोटेक्शन मिलती है। लेकिन वो टाइम होता है बड स्वेल के टाइम, फ्लावरिंग के टाइम। इस टाइम स्प्रिंकलर्स और फॉगर्स ऑन करने से तो डैमेज ही होता है। लेकिन फार्मर कुछ डेस्परेट है, वो बिल्कुल लाचार है और वो कुछ ना कुछ करेगा ये चिलिंग रिक्वायरमेंट्स को पूरी करने के लिए क्योंकि अभी तक ये मिड जनवरी है, अभी तक बर्फ पड़ी नहीं है और ना पड़ने के कुछ आसार लग रहे हैं। आसमान बिल्कुल क्लियर है, यहाँ पे धूप चमक रही है। अच्छी प्रोडक्शन के लिए हमें चिलिंग आवर्स की रिक्वायरमेंट होती है पर स्नो चिलिंग आवर्स क्रिएट नहीं करता है। चिलिंग आवर्स क्रिएट होते हैं एयर टेम्परेचर से जो 0 डिग्री से 7 डिग्री सेल्सियस तक होने चाहिए। बट हाँ, स्नो इनडायरेक्टली चिलिंग आवर्स को मेंटेन करके रखता है। और दूसरा ये ऑब्वियसली हमारे मॉइस्चर जो हमारी ज़मीन में देता है, धीरे-धीरे ये मॉइस्चर रिलीज़ करता है और स्नो थर्मल इंसुलेशन का भी काम करता है। ये हमारे पेड़ की जड़ों को फ्रीज़ होने से बचाता है। स्नो ग्लोबल वार्मिंग को भी एक्सेलरेट होने से रोकता है क्योंकि इसकी जो रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी होती है स्नो की, जिसको एल्बिडो इफेक्ट बोलते हैं, वो सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा जो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है ऊपर, वो स्नो करता है। तो स्नो अगर ज़मीन पे पड़ा रहे तो ऑब्वियसली वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करेगा और ज़मीन को वो गर्म होने से रोकेगा, उस हीट को अब्ज़ॉर्ब करने से रोकेगा।
और जो हमारे ग्लेशियर्स हैं हिमालयाज़ में 90% ग्लेशियर्स जो हमारे हैं वो रिसीड हो रहे हैं, वो गल रहे हैं। मैं बहुत साल पहले जब मैं जर्नलिस्ट था तो मुझे इंडियन आर्मी के साथ उनके कंचनजंगा एक्सपीडिशन में जाने का मौका मिला। तो मैंने अपनी आँखों से देखा कि कैसे ये ग्लेशियर्स वहाँ पे रिसीड हो रहे हैं। तो एक ग्लेशियर के ऊपर हमारा वहाँ कैंप था, यालुंग ग्लेशियर, बहुत ही सुंदर ग्लेशियर था और जो वो पिघल रहा था, जिस मात्रा से वो पिघल रहा था, उससे स्ट्रीम्स बह रहे थे। वो बहुत ही भयानक था क्योंकि लग रहा था कि वो बिल्कुल ही रिसीड हो रहा है, वो गल रहा है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो जब भी हम अपने खेत में प्रूनिंग्स या अपने झाड़ियाँ जलाते हैं तो ये भी स्मोक जब ऊपर जाता है और ये स्नो के ऊपर सेटल होता है, तो ये स्नो का जो मेल्टिंग प्रोसेस है, उसको एक्सेलरेट कर देता है। स्नो जल्दी-जल्दी मेल्ट होने लगता है। तो बर्फ के ना पड़ने से, क्लाइमेट चेंज से बागवानों को डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं और बागवानों को ही नहीं, टूरिज्म इंडस्ट्री जो हिमाचल की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और मैं भी टूरिज्म से जुड़ा हुआ हूँ, हमें भी सबसे पहला सवाल जो गेस्ट करते हैं वो ये करते हैं कि बर्फ कब पड़ेगी तभी हम मीना बाग आएंगे। तो हम क्रेडिबली कैसे ऑथेंटिकेट कर सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज आ चुका है? एक तो ऑब्वियसली हम ऑब्जर्व कर सकते हैं जैसे आजकल हो रहा है, कभी ज़्यादा बारिश हो रही है तो कभी बारिश बिल्कुल नहीं हो रही है और जैसे अब विंटर्स है, विंटर्स में बर्फ़ पड़नी चाहिए थी और बर्फ़ नहीं पड़ रही है। एक ये बेसिकली सुपरफिशियल ऑब्जर्वेशन है, अपनी लोकल वेदर पैटर्न को देख के हम लगा सकते हैं अनुमान कि शायद क्लाइमेट में कुछ बदलाव आया है। लेकिन ये पासिंग फेज़ भी हो सकता है। अगले साल अगर टाइम पे बारिश पड़े और टाइम पे बर्फ़ पड़े तो लोग बिल्कुल ही भूल जाएँगे कि क्लाइमेट चेंज क्या होता है और क्लाइमेट चेंज के कॉन्सिक्वेंसेज़ क्या होते हैं। जब मैं जर्नलिस्ट था तो मुझे वर्ल्ड में ट्रैवल करने का बहुत मौका मिला। मैं जगह-जगह जाता था और कई सब्जेक्ट्स के ऊपर लिखता था। उनमें से एक सब्जेक्ट जिसके ऊपर मैं लिखता था वो था कोरल रीफ्स। तो इन कोरल रीफ्स को देखने के लिए डाइविंग करनी पड़ती है, स्नॉर्कलिंग करनी पड़ती है और ये सब मैंने की अफ्रीका में, मालदीव्स में, मॉरिशस में, इंडोनेशिया में, बाली में। इन सारी जगहों में अफ्रीका से लेकर इंडोनेशिया तक मैंने ये पाया कि ये जो कोरल रीफ्स है, ये नष्ट हो रही है, ये ख़त्म हो रही है, इनकी ब्लीचिंग हो रही है। कोरल ब्लीचिंग से ये जो इकोसिस्टम है, बहुत इम्पोर्टेंट सिस्टम है हमारे ओशंस का, ये नष्ट हो रहा है। और मैं कोरल रीफ्स की बात इसलिए कर रहा हूँ कि कोरल रीफ्स की ब्लीचिंग एक इंडिकेटर है, एक बिल्कुल क्लियर कट और ऑथेंटिक इंडिकेटर है क्लाइमेट चेंज का, ग्लोबल वार्मिंग का। जो कोरल रीफ्स होते हैं, ये जो इकोसिस्टम्स है हमारे ओशंस में, ये बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। थोड़ा-सा भी टेम्परेचर अगर बढ़ जाए, तो इसमें ब्लीचिंग हो जाती है। ये धीरे-धीरे नष्ट हो जाते हैं। तो दैट इज़ व्हाई कोरल्स आर कॉल्ड कैनरीज़ ऑफ क्लाइमेट चेंज। ये कोरल्स होते हैं, इनको कैनरीज़ ऑफ क्लाइमेट चेंज बोलते हैं ओशंस के लिए। ये एक फर्स्ट इंडिकेटर होता है कि क्लाइमेट में बदलाव आ चुका है। तो ओशंस में कैनरीज़ ऑफ क्लाइमेट चेंज या इंडिकेटर्स ऑफ क्लाइमेट चेंज कोरल रीफ्स होती है। लैंड में कैनरीज़ ऑफ क्लाइमेट चेंज या इंडिकेटर्स ऑफ क्लाइमेट चेंज एम्फिबियंस होते हैं। अब आप लोगों ने देखा होगा कि अब हमारे यहाँ पे फ्रॉग्स की जो पॉपुलेशन है, जो मेंढक की जो पॉपुलेशन है, वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। फ्रॉग्स देखने को नहीं कहीं मिलते हैं। जब मैं छोटा था तो बरसात में यहाँ फ्रॉग्स जगह-जगह होते थे। मेंढक आपके बरामदे में आ जाते थे, रात को क्रॉकिंग होती थी और ये नेचुरल पेस्ट कंट्रोल करता था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रेडेटर था हमारे फार्म्स में। जून बीटल्स को, जापानीज बीटल को, स्लग्स की पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखता था, ये चेक में रखता था। अब इनकी पॉपुलेशन एक्सप्लोड हो गई है क्योंकि ये प्रेडेटर स्पीशीज जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रेडेटर स्पीशीज था यहाँ पे इकोसिस्टम में, फ्रॉग, ये अब नष्ट हो गया है क्योंकि क्लाइमेट चेंज को ये हैंडल नहीं कर सकता है। जिस तरह ओशंस में कोरल ब्लीचिंग होती है और वो नष्ट हो जाते हैं थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ने से, यहाँ पे लैंड में एम्फिबियंस जो हमारे फ्रॉग्स है, जो हमारे मेंढक है, टोड है, ये बहुत ही सेंसिटिव होते हैं और ये फर्स्ट इंडिकेटर होते हैं या उसको आप कैनरीज ऑफ क्लाइमेट चेंज बोल सकते हैं। तो जब ये फ्रॉग्स डिसअपीयर हो जाते हैं और ये डिसअपीयर यहीं नहीं हो रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में डिसअपीयर हो रहे हैं क्योंकि क्लाइमेट चेंज ये वर्ल्ड वाइड फिनोमिनन है, ये लोकलाइज फिनोमिनन नहीं है। तो जब ये डिसअपीयर हो जाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि क्लाइमेट चेंज आ चुका है। और क्लाइमेट चेंज के जो कॉन्सिक्वेंसेस है ऑब्वियसली फार्मर्स को, बागवानों को सबसे पहले डील करने पड़ेंगे क्योंकि हम क्लाइमेट चेंज के फ्रंट लाइन में हैं, क्योंकि हमारा लाइवलीहुड क्लाइमेट चेंज के ऊपर
निर्भर है। तो सवाल आता है कि अगर क्लाइमेट चेंज हो भी गया है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? बागवान लोग क्या कर सकते हैं? सबसे पहले हमें कम से कम एक्नॉलेज तो ये करना चाहिए कि क्लाइमेट चेंज में हम सब भागीदारी है। सबसे पहली चीज़ ऑब्वियसली एक्नॉलेजमेंट, डिस्कशंस, डिस्कोर्स में ये बात आए, तभी आप नेक्स्ट कदम, तभी आप कुछ एक्शन ले सकते हैं, तभी आप कुछ उसके बारे में सोच सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं और कुछ कॉन्क्रीट कदम ले सकते हैं ताकि इसका जो इम्पैक्ट है, इस वेदर पैटर्न्स का जो शिफ्ट हो चुका है, क्लाइमेट जो बिल्कुल ही चेंज हो चुका है, इसको किसी तरह हम बिल्कुल ही बिगड़ने से कैसे बचा पाएँ? अनफॉर्चुनेटली ये डिस्कशंस होती नहीं है या अगर होती है तो बहुत लिमिटेड तरीके में होती है, तभी होती है जब इस तरह का सिचुएशन आता है कि बर्फ़ नहीं पड़ती है या बारिश नहीं पड़ती है। तब ये कन्वर्सेशंस हम अपने पब्लिक डिस्कोर्स में लाते हैं। होता ये है कि अगर आप सेब के बागवान हैं, तो आप सेब की बातें करेंगे, अगर आप स्टोन फ्रूट के बागवान हैं, आप स्टोन फ्रूट की बात करेंगे, अगर आप ब्लूबेरी उगाते हैं, तो आप सिर्फ़ ब्लूबेरी की बात करेंगे, अगर आप सब्ज़ी उगाते हैं, तो आप सब्ज़ी के बारे में बात करते हैं। और एक चीज़ जिसके ऊपर ये सारी चीज़ें सेब, चेरी, नाशपाती, स्टोन फ्रूट्स, ब्लूबेरीज़, सब्ज़ी एक वो चीज़ जिसके ऊपर सारी चीज़ें निर्भर है, हमारा एनवायरनमेंट, हमारा क्लाइमेट, उसके बारे में डिस्कशंस, उसके बारे में कॉन्वर्जेशंस, उसके बारे में इंफॉर्मेशन शेयरिंग और जिस तरह से चर्चा होनी चाहिए, नहीं होती है। ऑब्वियसली अगर आप सेब के बागवान हैं, आपको पता होना चाहिए कि फर्टिलाइज़र आपके सेब में कौन-सा पड़ना चाहिए, क्या डच कट क्या होता है, स्टब कट क्या होता है, सब कुछ आपको मालूम ऑब्वियसली होना चाहिए, आपका लाइवलीहुड उसके ऊपर निर्भर है। बट जिसके ऊपर सेब निर्भर है और आपकी नाशपाती निर्भर है, आपकी पीच निर्भर है, आपकी ब्लूबेरी निर्भर है, आपकी सब्ज़ी निर्भर है, इसके ऊपर भी इन्फॉर्मेशन शेयरिंग होनी चाहिए क्योंकि कोई भी चीज़ वैक्यूम में ग्रो नहीं कर सकती है, सब एक चीज़ दूसरी चीज़ के ऊपर निर्भर है और ये डेलिकेट बैलेंस है इकोसिस्टम का, ये अपसेट अगर हो जाए तो उसका खामियाजा हमें ही भुगतना पड़ता है और हम अभी भुगत भी रहे हैं। और मैंने ये देखा कि यूजली होता क्या है कि अगर कोई एनवायरनमेंट के बारे में बात करे तो उसको डिसमिस किया जाता है, आपको बोला जाता है यार ये तो एनवायरनमेंटलिस्ट है, तो ये तो इसी के बारे में बात करेंगे। जबकि सबसे पहले बागवान सबसे पहले एनवायरनमेंटलिस्ट होता है, फिर फार्मर होता है। आजकल हम बात क्या कर रहे हैं? आजकल सुबह से लेकर शाम तक इस एरिया में सब लोग एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं। बर्फ कब पड़ेगी? पिछले साल कितनी पड़ी थी? उससे पिछली साल कैसे पड़ी थी? 10 साल पहले कैसे पड़ती थी? और सूखा कितना पड़ गया है? प्रॉब्लम्स क्या आनी है आगे? बारिश नहीं हो रही है। यही सब आजकल लोग बातें करते हैं। शादी में मिलते हैं तो इसी की बात होती है। गमी में मिलते हैं तो इसी की बात होती है। कहीं भी बागवान अगर मिलते हैं, आजकल ही नहीं, कभी भी, वो सबसे पहले मौसम की जानकारी एक्सचेंज करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो असली जो एनवायरनमेंटलिस्ट है, वो तो बागवान ही है। अगर नहीं है, तो उसको बनना चाहिए क्योंकि वो एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। शहरों में लोग जो एनवायरनमेंटलिस्ट अपने आप को कहते हैं, जो कैंडल लाइट विजिल करते हैं, इंडिया गेट में जाते हैं, जब कैंडल की बत्ती बुझ जाती है, अगले दिन वो ऑफ़िस में जाते हैं, उनको हर महीने सैलरी मिलती है। उनके लाइवलीहुड में फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर बारिश ना पड़े, स्नो ना पड़े, उनको उनका रोज़गार तो चलता है। हमारा रोज़गार बागवानों का एनवायरनमेंट के ऊपर निर्भर है। तो अगर हम सेब को उगाने की बात करते हैं या नाशपाती को उगाने की बात करते हैं, स्टोन फ्रूट्स को उगाने की बात करते हैं, बेरीज़ को उगाने की बात करते हैं, तो उसमें बेसिकली हमारे को इकोसिस्टम की नॉलेज भी लानी पड़ेगी, एनवायरनमेंट की नॉलेज भी लानी पड़ेगी, डिस्कोर्स दोनों का साथ होना चाहिए, वैक्यूम में कोई चीज़ उगती नहीं है। तो क्लाइमेट चेंज में ऑब्वियसली टाइम लैग होता है, जो कॉन्सिक्वेंसेज़ हम फेस कर रहे हैं, वो एक्ट्स थे हमारी प्रीवियस जनरेशन के और जो एक्ट्स ऑफ ओमिशन और एक्ट्स ऑफ कमीशन हम अब करेंगे, उसका खामियाजा, उसके कॉन्सिक्वेंसेज़ हमारी नेक्स्ट जनरेशन फेस करेगी। जो ये आप धुआँ देख रहे हैं पीछे, इसकी जो कॉन्सिक्वेंसेज़ है, हमारी आने वाली पीढ़ी को ज़्यादा फेस करनी पड़ेगी। क्योंकि यंग लोग स्टेक होल्डर्स है फ्यूचर के, उनको एनवायरनमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन, साइंटिफिक नॉलेज, कॉन्वर्जेशंस आगे बढ़ानी चाहिए। हमारे नेता लोग बाय द वे ये एनवायरनमेंट के ऊपर बात नहीं कर सकते हैं, चाहे वो हिमाचल के नेता हो चाहे हमारे सेंटर के नेता हो, चाहे वर्ल्ड वाइड नेता हो, पॉलिटिशियंस, कोई भी पॉलिटिशियन एनवायरनमेंट के मुद्दे को लेके इलेक्शन कभी नहीं जीता है। लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस फ्यूचर के ऊपर है। इलेक्शन जो होता है वो जीता जाता है शॉर्ट टर्म गेन्स के ऊपर। पॉलिटिशियंस अपने शॉर्ट टर्म गेन्स देखते हैं। फ्यूचर के बारे में पॉलिटिशियंस इतना ज़्यादा ना सोचता है, ना उसके लिए वो पॉलिटिकली एक्सपीडिएंट है कि वो फ्यूचर के बारे में सोचे और वो अभी अपना इलेक्शन
हार जाएँ। तो इसीलिए ये कन्वर्सेशंस पढ़े-लिखे लोगों को, यंग लोगों को मेरे ख़्याल से करनी चाहिए और बाकी लोगों को भी जागरूक करना चाहिए क्योंकि इस सब में हमारा कलेक्टिव भला है। अब ये बोलने की बात है नहीं, ये समझने की बात है कि जो हमारे ये बचे-कुचे जंगल हैं, इनको हमें इमरजेंसी फुटिंग पे बचाने की ज़रूरत है, इनको सेफगार्ड करने की ज़रूरत है क्योंकि एक बार अगर जंगल ख़त्म हो जाता है तो इसको रिजुविनेट करना, रिफॉरेस्टेशन करना बहुत ही मुश्किल होता है। आप चाहे कितने भी प्लांटेशन ड्राइव्स कर दो, लेकिन एक जो पेड़ है, जो देवदार का पेड़ है फॉर एग्ज़ाम्पल, जो 200 साल बड़ा पेड़ है, उसको हम कैसे 1 फुट की सैपलिंग को लगा के कॉम्पेंसेट कर सकते हैं? उसका कॉम्पेंसेशन है ही नहीं। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जंगल हम सबको सस्टेन करता है, चाहे हम बागवानी करते हैं, चाहे हम टूरिज़्म से जुड़े हैं। जंगलों को कई बार हम बहुत नैरो तरीके से डिफ़ाइन करते हैं। जंगलों को हम समझते हैं सिर्फ़ पेड़। जंगल सिर्फ़ पेड़ नहीं होते हैं। वो जंगल पेड़ ही हो तो वो कलेक्शन ऑफ ट्रीज़ होंगे, वो जंगल नहीं होगा। जंगल एक इकोसिस्टम होता है जिसमें तरह-तरह के पेड़ होते हैं, एक तरह का पेड़ नहीं होता है। जंगल में हम प्लांटेशन ड्राइव्स की जब हम बात करते हैं और जब प्लांटेशंस भी करते हैं तो सिर्फ़ एक पेड़ को इम्पोर्टेंस देते हैं, वो है देवदार का पेड़। देवदार के साथ और भी तरह के पेड़ हैं, हमारे मोरू है, खरसू है, बान के पेड़ है, तरह-तरह की नेटिव श्रब्स है, तरह-तरह की और डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्रॉड लीव और डेसिडुअस ट्रीज़ है, ये सब इकोसिस्टम बनाता है। जंगल एक डाइवर्सिटी होता है, तो डाइवर्सिटी जंगल में रहनी चाहिए और जंगलों में जो नेटिव फ्रूट ट्रीज़ है, वो भी रहने चाहिए ताकि जो बंदर हमारे बगीचे में आते हैं फ्रूट्स को खाने के लिए, वो इसलिए आते हैं, क्यों आते हैं? क्योंकि उनके जो सोर्सेज़ ऑफ फूड है, वो हमने ख़त्म कर दिए। उनके जो पेड़ थे, जिसके ऊपर वो फ़ीड करते थे, वो हमने नष्ट कर दिए। तो ऑब्वियसली वो हमारे फार्म्स में आएँगे और इसी तरह हमारे जंगल में नेटिव श्रब्स और बुशेस अंडर ग्रोथ का काम करती है। ये हैबिटेट होती है हमारे नेटिव बर्ड्स और बीज़ का। और ये नेटिव श्रब्स जंगल में ही नहीं, हमारे खेत के बॉर्डर में लगी रहती थी। ये हैबिटेट होती थी बर्ड्स और बीज़ का और ये एक लिविंग फेंस था ताकि आपके जानवर अंदर नहीं आ पाते थे, स्ट्रे कैटल अंदर नहीं आ पाती थी और ये काम करती थी विंड ब्रेकर का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम क्या कर रहे हैं, हम इन झाड़ियों को, ये जो नेटिव श्रब्स है हमारी, जो हमारे इकोसिस्टम का पार्ट है, जंगल का पार्ट है, हमारे बर्ड्स के हैबिटेट का पार्ट है और जो हमारी नेटिव बी है, एपिसराना बी है, जो हमारी यहाँ की नेटिव बी है, जिसकी वजह से पॉलिनेशन में हमारे को बहुत हेल्प मिलती है। ये श्रब्स उसका एक सोर्स ऑफ फूड था, ऐसे टाइम में जहाँ कहीं और फ्लावर्स ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए इस झाड़ी में फ्लावर्स लगे हुए हैं, विंटर का टाइम है, तो ये जो फ्लावर है और पोलन है, ये हमारी नेटिव बी का सोर्स ऑफ फूड है। तो इनको जला के हम एक तरह से एक इकोसिस्टम को नष्ट करते हैं। नेटिव श्रब्स और बुशेस के बारे में भी मैं एक वीडियो बनाऊँगा, तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपको नोटिफ़िकेशन मिल जाएगी। तो एप्पल प्रूनिंग के साथ-साथ हम इन नेटिव श्रब्स को, जो एक लिविंग इकोसिस्टम है, इसको भी हम नष्ट कर लेते हैं और एयर पोल्यूशन हम फैलाते हैं विंटर के टाइम में। और अब स्थिति ये है कि ये मिड जनवरी हो गया है, बारिश की एक बूंद नहीं पड़ी अभी तक और बर्फ़ के पड़ने का आसार तो कहीं दूर-दूर तक नहीं है। ये देखिए यहाँ पे आपको कितनी सारी बर्ड्स की आवाज़ सुनाई देगी। ये हमारी यहाँ की नेटिव बर्ड्स है, ये हमारे बगीचे में आती है। ये एक पेस्ट कंट्रोल का काम करती है। हमारे फॉर एग्ज़ाम्पल जून बीटल्स हैं और जापानीज़ बीटल है। इनकी ये प्रेडेटर है। इनके ना होने से हमारी ऑब्वियसली पेस्ट प्रेशर फार्म में बढ़ता है और इनका हैबिटेट अगर हम ख़त्म करेंगे, तो उसके साथ-साथ बर्ड्स का पॉपुलेशन भी और बीज़ का पॉपुलेशन भी हम नष्ट कर देते हैं।